हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एएसपी क्लासेस में। मैं अविनाश आप सबका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बउआ, अब तक तो खबर आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि कल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया एनआरए और सीईटी को। तो मैं आज सरप्राइजली आप लोगों के सामने आया हूं और इसके विषय में ही हम लोग आज बात करने वाले हैं। पहली बात तो मैं आज डेफिनेटली ये कहने के लिए नहीं आया हूँ कि सीईटी क्या है, एनआरए क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं अपनी तरफ से कोई भी बात रखने के लिए नहीं आया। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, मुझे आपकी अपनी प्यारी सी स्माइल वाली गिफ्ट चाहिए, जिसके बगैर मैं तो कलम उठाता ही नहीं। तो आपके नज़दीक होने का, आपके सामने होने का एहसास कराता है। तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ आज की ये क्लास, आज की क्लास ना कह दूँ, आज मैं ये कह दूँ कि आज की ये डिस्कशन शुरू की जाए। क्योंकि आज से पहले कल से ही मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये क्या गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया एनआरए, सीईटी, ये क्या क्या है सीईटी और एनआरए। तो मैंने उन सबको प्रश्न में जवाब देते देते मैं थक गया, तो उनके सारे प्रश्न को मैंने इकट्ठा कर लिया। और आपको दिख रहा होगा कि मैंने सारे प्रश्न एक जगह पे लिख के रखा है। कुल 18 प्रश्नों को मैंने लिखा है। तो मैं आज एक एक करके उन प्रश्नों के जवाब देने वाला हूं जो आपके मन में उठ रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नया बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपने अब तक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, बहुत जगह पर आप लोगों ने इसके बारे में देखा भी होगा और अपने मन की संतुष्टि के लिए समझने का प्रयास भी किया होगा। मैं इसको एक आसान शब्द में, आसान भाषा में आपके सामने के लिए रखना चाहता हूं। और शुरू करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि आपका समय भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को जल्दी से समझ में आने के लिए आप बहुत ही उतावले भी हो रहे होंगे। तो बउआ, आपके प्रश्न हैं, ये मेरे प्रश्न नहीं हैं। आपकी तरह से मैं सोच करके जवाब दूंगा। तो बउआ, आपके प्रश्न हमारे उत्तर। आज का यही टॉपिक है और टॉपिक में क्या प्रश्न है, क्या उत्तर है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न जो मुझसे पूछा गया कल ही कि सर ये एनआरए और सीईटी क्या है। आप लोगों ने बहुत सारा एग्जामिनेशन दिया होगा, एसएससी का, रेलवे का, बैंक का। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे आरआरबी, आप लोगों ने नाम सुना होगा आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड। आपने बैंक में भी सुना होगा आईबीपीएस, आईबीपीएस मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। अब ये सब संस्था थी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, प्री का और मेंस का। अब ये सारी संस्थाएं अपने अपने लेवल पे, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं, और अपने लेवल पर ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवाते थे। अब आपने एसएससी का फॉर्म भरा और रेलवे का भी फॉर्म भरा, तो आप इसके भी प्री एग्जाम देने के लिए जाओगे, इसके भी एग्जाम देने के लिए जाओगे। यानी एक ही स्टूडेंट अलग अलग संस्थाओं में एग्जाम देने के लिए जाता था। मतलब कई बार एग्जाम, और आपको कहीं दूर दूर तक सेंटर पे जाकर के एग्जाम देना होता था और आप एग्जाम देते थे। जब आप उसमें क्वालिफाई करते थे तब जाकर के आपको मेंस में बैठने के लिए मिलता था। तो वो आप आसान भाषा में यही समझ लो कि अब एक सिंगल विंडो ओपन हुआ है जिसमें आप एग्जाम दोगे, और एग्जाम देने के बाद आपका एसएससी या रेलवे या आईबीपीएस का प्री एग्जाम डन मान लिया जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, आपके लिए ये सिंगल विंडो होगा जिसमें एसएससी, रेलवे और बैंक का प्री का एग्जाम डन मान लिया जाएगा। मतलब एक ही एग्जाम दोगे, आपको अलग अलग एग्जाम नहीं देनी है। तो बहुआ, सबसे पहली बात कि एनआरए और सीईटी। एनआरए एक संस्था होगी। एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। मतलब जैसे ये एसएससी था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जैसे ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड था, जैसे ये बैंक वाला आईबीपीएस था, ये सब एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते थे, वैसे ही इन सबको, यानी कि इन तीनों को लेते हुए एक ही एजेंसी होगी जिसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके बाद ये एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगी जिस एग्जाम का नाम होगा सीईटी। उम्मीद करता हूं आपका इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। एनआरए एक एजेंसी होगी जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, और सीईटी एक एग्जाम होगा जो एनआरए एग्जाम करवाएगी।
अब जो एग्जाम आपने एग्जाम दिया सीईटी, वो होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो आशा करता हूं बुआ आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैं ज्यादा लंबा आंसर नहीं दूंगा, सीधा सीधा एक आंसर दूंगा, आपके बाकी प्रश्नों के उत्तर इसी 18 में से मिल जाएंगे। और यदि कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, मैं अगली वीडियो में आपके प्रश्नों के सही उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। बुआ मैं अपनी तरफ से कोई भी बात बताऊं उससे बेहतर है कि मैं आपके प्रश्नों को आपकी भाषा में समझा दूं। ये कब से लागू होगा? दूसरा कॉमन क्वेश्चन मेरे सामने में आ रहा है, ये लागू कब से होगा? सर ये हो गया, अभी से लागू हो जाएगा क्या? नहीं बुआ, अब तो साल खत्म होने वाला है, अब समझो कि अभी तो लॉकडाउन ही चल रहा है, फिर साल खत्म होगा। तो बुआ ये लागू होगा ये अगले वर्ष से, यानी कि ये लागू हो जाएगा 2021 से। ये लागू कब होगा बुआ? 2021 से। तो सर अभी कैबिनेट में मंजूरी यानी अप्रूवल मिल गया इस साल। ये एक प्रश्न यहां लास्ट में कवर भी करूंगा कि एकाएक कैसे अप्रूव हो गया, ये मैं बताऊंगा इसके ऊपर कि एकाएक कैसे हो गया। तो दूसरा प्रश्न, ये आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि ये कब से लागू होगा। तो बुआ ये अब इस साल तो नहीं होगा, अगले साल से होगा। और अगले साल से होगा तो क्या सभी प्री एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे? क्या सीजीएल खत्म हो जाएगा? जी नहीं बुआ, ये सीजीएल खत्म नहीं होगा। सीजीएल का जो जैसे है वैसे ही रहेगा। हाँ, आपको प्री नहीं देना है, आपको मेंस सिर्फ देने के लिए जाना है। अगर आपने सीईटी अपीयर करके मार्क्स ले लिया है तो, आपने स्कोर कार्ड ले लिया है तो। बुआ आगे के प्रश्न को लेते हैं, एग्जामिनेशन कैसा और कैसे होगा? तीसरा कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम कैसे लेगा सर, किस टाइप का होगा सर? बुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और ये ऑनलाइन होगा। ये क्या होगा बुआ? ऑब्जेक्टिव होगा और ऑनलाइन होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैसा होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और कैसा होगा तो ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन ये एग्जामिनेशन नहीं लिए जाएंगे। ठीक है बुआ? स्कोर कैसा होगा, कट ऑफ कैसे लिया जाएगा, कितना होगा? बउआ स्कोर या कट ऑफ ये डिपेंड सीईटी पर या एनआरए पर नहीं करता। एनआरए सिर्फ आपको एक स्कोर कार्ड देगा, उसका एक बेसिक होगा कि इतना तो आपको लाना ही लाना है, लेकिन आपको एक स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा। अब स्कोर कार्ड जितना होगा, जब आपका एसएससी का या रेलवे का या बैंक की वैकेंसी आएगी तो उसमें डायरेक्ट ये लिखा रहेगा कि इतना स्कोर कार्ड्स में, यानी जिनका सीईटी में स्कोर पर इतना नंबर आया है, उससे ऊपर वाले ही कम से कम, मान लो अगर मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम हुआ है और 100 नंबर में उसने डाल दिया कि जिस एसएससी ने कोई वैकेंसी निकाली, बोला कि जिसका 60 मिनिमम 60 स्कोर कार्ड में है सीईटी में, वही फॉर्म भर सकेंगे। आपकी एलिजिबिलिटी वहीं से डिसाइड होगी। अगर आपको 60 इसने मांगा है और आपके पास 59 है तो मतलब आप वो फॉर्म डाल ही नहीं सकते। अब इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए रेलवे को चाहिए 70 प्लस वाले या बैंक को चाहिए 80 प्लस वाले, तो जैसा जैसा एग्जाम होगा वैसे वैसे वो स्कोर कार्ड का कट ऑफ लेकर के वैकेंसी ही निकालेगा। मतलब आप सीईटी एग्जाम पास करने के बाद ही इन तीनों संस्थाओं में से किसी में भर्ती के लिए अप्लाई कर सकोगे। हालांकि मैं ऑफलाइन क्लासेस में विगत 1 वर्ष से इस बात की चर्चा किए जा रहा था। जो मेरे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट अगर कोई लाइव मुझे ऑनलाइन मुझे यूट्यूब पर देख रहे होंगे या फेसबुक पर मुझे देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि मैंने इस बारे में चर्चा बहुत पहले से चल रही थी, तो मैंने इस पर बात किया था। और जब निर्मला सीतारमण जी ने अपने यूनियन बजट के स्पीच के टाइम पर इसके विषय में कहा था, तो उस समय भी मैंने इसके विषय में बहुत डिटेल एनालिसिस करके उन लोगों को बताया था। मैं आज उन डिटेल एनालिसिस में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, सीधी और सरल भाषा में आपसे बात करना चाहता हूं। सीधा सीधा प्रश्न, सीधा सीधा उत्तर। बउआ अगला, एग्जाम लैंग्वेज कैसा होगा? बउआ अब तक नॉर्मली हिंदी या इंग्लिश 2 लैंग्वेज में हम लोग एग्जाम देने जाते थे, या ज़्यादातर अगर कोई अदर स्टेट में होता था तो इंग्लिश में दे देते थे। बउआ यहाँ पर अब आपको आज़ादी मिलेगी। अभी एग्जाम हिंदी इंग्लिश के अलावा 10 अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे, यानी कि रीजनल लैंग्वेज के ऊपर भी क्वेश्चन होगा। मतलब एग्जामिनेशन लैंग्वेज के लिए आपके पास लगभग 12 भाषाएं होंगी।
और ये वही भाषाएं होंगी जो अनुसूची 8 में शामिल की गई हैं। कुल 22 भाषा है। क्लासरूम में सभी भाषाओं के ऊपर अच्छे से बात किया है, और जिनकी क्लासरूम में अभी तक नहीं हुई है वो डेफिनेटली इन भाषाओं के ऊपर मेरे से लेक्चर जरूर मिलेगा। बुआ इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है, और मैं हर एक चीज, आपकी हर एक रिक्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए एक एक चीज आपके सामने लाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। अगला प्रश्न लेते हैं कि इसका स्कोर कितना समय तक वैलिड रहेगा। स्कोर मतलब स्कोर कार्ड कितने समय तक वैलिड रहेगा। बुआ जिस समय आपका सीईटी का, जिस बार आपने एग्जाम दिया, जो रिजल्ट आउट हुआ है, उस समय से यह स्कोर कार्ड कुल 3 वर्षों तक वैलिड रहेगा। कितने वर्षों तक वैलिड रहेगा बुआ? कुल 3 साल तक आपका वैलिड रहेगा। यानी कि सेम स्कोर पर आप 3 सालों तक आने वाले सभी एसएससी, रेलवे या आईबीपीएस या बैंक के एग्जाम का आप फॉर्म भर सकोगे, उसके मेंस के लिए आप फॉर्म डाल सकोगे। अगला है कोई स्टूडेंट कितनी बार एग्जाम दे सकेगा, यानी कि ये सीईटी का एग्जाम कितनी बार दे सकेगा। बुआ ये बिल्कुल भी रुकावट नहीं है, कोई भी स्टूडेंट जितनी बार चाहे उतनी बार एग्जाम दे सकता है। मतलब उसके लिए ये लिमिटेशन नहीं लगाया गया है कि आप ये एग्जाम कितनी बार, अगर मान लिया जाएगा आपका स्कोर आपके मन के मुताबिक नहीं आया है तो अगले एग्जाम में फिर से आप स्कोर, अच्छा स्कोर करने के लिए एग्जाम दे सकते हो। जो भी स्कोर जिस समय आपका आएगा उसकी वैलिडिटी उस समय से 3 वर्षों की होगी। अगला प्रश्न लेता हूं, पहले एग्जाम तो अलग अलग लेवल, जैसे मैट्रिक का होता था, इंटर का होता था, ग्रेजुएशन के लेवल पर होता था, यानी कि जैसे एलडीसी का एग्जाम आपका इंटरमीडिएट लेवल पर होता था, एमटीएस का एग्जाम आपके मैट्रिक के लेवल पर होता था, सीजीएल का एग्जाम आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होता था, बैंक के एग्जाम आपके ग्रेजुएशन लेवल के होते थे। तो बुआ आपका यह प्रश्न बहुत ही जेन्युइन है। क्या है कि पहले एग्जाम तो अलग अलग लेवल, जैसे मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के लेवल पर होते थे, तो सीईटी का लेवल क्या रहेगा? ये प्रश्न बड़ा ही मजेदार है, तो बुआ इसको अच्छे से समझ लो। सीईटी के भी 3 लेवल होंगे, ध्यान से सुनना, सीईटी के कुल 3 लेवल होंगे। अब वो 3 लेवल क्या क्या होगा? तो बुआ उसका भी लेवल मैट्रिक का, उसका भी लेवल इंटर का, और उसका एक लेवल ग्रेजुएशन का होगा। ठीक है बुआ, इसके 3 लेवल के एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। तो सवाल उठता है कि ये एग्जाम का सिलेबस क्या होगा? अगला प्रश्न। तो बुआ एग्जाम का जो सिलेबस होगा उसका मैं चर्चा लास्ट में कर दूंगा, क्योंकि अभी तक इसकी आधिकारिक कोई भी बात नहीं की गई है। लेकिन इसके सिलेबस के ऊपर मैं अपनी विशेष टिप्पणी, मैं अपनी अवधारणा, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। तो मैं इस प्रश्न को बाद के लिए छोड़ता हूं, सबसे लास्ट में लूंगा। अब सवाल ये उठता है कि एज लिमिट क्या होगा। बउआ एज लिमिट इसमें कोई भी एग्जामिनेशन के लिए जो निर्धारित है, चाहे एसएससी का या रेलवे का या बैंक का, एज लिमिट वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप अपने एज लिमिट तक इस एग्जाम को दे सकते हो। अभी जस्ट एक प्रश्न था कि बउआ कितनी बार दिया जा सकता है, यही था प्रश्न ना, कि कोई स्टूडेंट कितनी बार एग्जाम दे सकेगा। दे तो वो सकता है अनलिमिटेड, लेकिन अगर उसका एज ही खत्म हो जाए इन एग्जामिनेशन, इन पदों की भर्ती के लिए, तो वो स्कोर कार्ड लेकर के भी क्या करेगा। तो मतलब ये है कि आपके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी आपके एज लिमिट तक ही होगी। यदि आपका एज लिमिट क्रॉस कर गया तो उस स्कोर कार्ड की कोई वैल्यू उस पर्टिकुलर पद के लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मतलब स्पष्ट है कि आपका स्कोर कार्ड बिल्कुल वैलिड होगा तब तक जब तक कि आपका एज है। इसका मतलब कोई भी एग्जाम अनलिमिटेड तो आप दे सकते हो, इसका मतलब एग्जाम अनलिमिटेड दे सकोगे, लेकिन उसका एज लिमिट तक ही एग्जाम का स्कोर कार्ड वैलिड होगा। इसलिए आप एज तक ही सीईटी का एग्जाम दे सकते हो। अगला प्रश्न, क्या एज रिलैक्सेशन पहले की तरह मिलेगा एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी इत्यादि को? बिल्कुल, एज रिलैक्सेशन भी इसमें पहले की तरह ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्कोर कार्ड की वैलिडिटी का मतलब क्या था? स्कोर कार्ड की वैलिडिटी का मतलब क्या था? बुआ ये एक कॉमन सा बात है, मैंने अभी जस्ट बात किया कि स्कोर कार्ड की वैलिडिटी मतलब जिस समय से वो स्कोर कार्ड इशू हुआ है उस समय से 3 सालों तक यह वैलिड रहने वाला है। 3 साल वैलिडिटी हो गई, मतलब अब आपका वो स्कोर कार्ड काम नहीं करेगा। अगर आपका एज बचा हुआ है तो आपको फिर से सीईटी का स्कोर कार्ड लेना पड़ेगा, और अगर आपका एज खत्म हो गया तो बात ही खत्म हो गई। ये एकाएक कैसे अप्रूव हो गया?
वो ये एकाएक अप्रूव नहीं हुआ है, इसकी बात बहुत दिनों से चल रही थी और इस बात का प्रमाण आप समझ सकते हो कि निर्मला सीतारमण जी की जो यूनियन बजट की स्पीच थी उसमें भी इसके ऊपर उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात कही थी और तब से ये बात चल चुकी थी, अप्रूवल में जा चुका था और कल इसको फाइनली गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया जो कि 2021 से लागू होगा। ये कोई एकाएक नहीं हुआ है। बउआ इसका कोई नेगेटिव प्रभाव रहेगा, इसका लाभ किस रूप में होगा, आगे कैसे पढ़ाई करूं सर, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही कम शब्द में बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके इन प्रश्नों के भी सरल भाषा में उत्तर दे सकूं। बउआ उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। बउआ एक प्रश्न मैं अपनी तरफ से भी रखता हूं, आप लोगों ने शायद मेरे से अभी तक नहीं किया है कि क्या मैं, समझना ध्यान से, क्या मैंने ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी का स्कोर ले लिया है? सवाल सुनना, क्या मैंने, सर मैंने ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी ले लिया है, तो मैंने तो ग्रेजुएट लेवल का सर ले लिया है ना, तो इसका मतलब मैं तो इंटर वाला या मैट्रिक वाले लेवल के लिए मुझे देने की जरूरत नहीं होगी, मैं तो उसी स्कोर कार्ड से बाकियों के भी दे सकता हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर एलडीसी का एग्जाम का मेंस अपीयर करना है तो अब आपको एलडीसी मतलब इंटरमीडिएट यदि था तो आपको इंटर वाला सीईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, उसके कट ऑफ होने चाहिए उस एग्जाम के लायक, तभी आप दे पाओगे। अगर आपने ग्रेजुएशन वाला एग्जाम देना है तब तो ग्रेजुएशन वाले स्कोर कार्ड से आपका काम चल जाएगा, लेकिन उससे आपका इंटर या मैट्रिक लेवल वाला काम नहीं चलेगा। उसी तरह से अगर आपने इंटर वाला ले लिया है उसके से आप केवल इंटर वाले एग्जामिनेशन के ही मेंस में अपीयर हो पाओगे। उसी तरह से मैट्रिक वाला अगर ले लिया है तो उसका आप इस्तेमाल इंटर या ग्रेजुएशन लेवल वाले में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये प्रश्न मेरे पास वैसा नहीं आया था, ये मैंने अपने मन से ही ये प्रश्न रखा था। आशा करता हूं आपके मन के अंदर इस दुविधा का अंत हो गया होगा कि सर अगर गलती से ये आ गया तो क्या होगा, मैंने तो ये ले लिया था, मैंने ये ले लिया तो क्या जरूरत है मुझे देने। एक सवाल और है कि ये एग्जामिनेशन कब कब होंगे? एग्जामिनेशन होगा साल में 2 बार, यानी कि हर 6 महीने पर आप एग्जाम अपीयर कर पाओगे, यानी कि हर साल 2 एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे जिसमें आप अपना स्कोर कार्ड बेहतर और बेहतर और बेहतर कर सकोगे। अगर आपको लगता है कि आपका पहले बार में ही स्कोर बेहतर आ गया है, आपको अगला एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि संतुष्टि में कहीं कोई कमी है तो आप चाहो तो अगला एग्जामिनेशन दे सकोगे। आशा करता हूं बुआ आप लोग मेरी बात अच्छे से समझ रहे होगे और आपके चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल आ रही होगी, वो भी बार बार। हंसना मत भूलना यार, हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हंसते रहो। जिंदगी में एक ही चीज़ है कि कहते ना, पता नहीं कैसे लोग इस छोटी सी जिंदगी में, पता नहीं कैसे लोग गम के लिए वक्त निकाल लेते हैं। तो मतलब मैं चाहता हूं कि आप लोग हमेशा हंसते रहो। जिंदगी बहुत छोटी सी है और हंसने के लिए दिल से एक वजह काफ़ी है। आप जिस चीज़ में चाहो उसको अच्छा मान करके खुश हो लो, लेकिन याद रखना बुआ आज के डेट में तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हंसते हम लोग कितना है, हमको तो दुख अपने दुख से कम होता है, हमको दूसरों के सुख से दुख होने लगता है। बुआ ऐसे इंसान कभी भी खुश नहीं हो सकते। खुशी उन्हें ही मिलती है जिन्हें अपने सुख से सुख और अपने दुख से दुख होता, क्योंकि दूसरे आपकी खुशी के लिए दुखी तो होंगे नहीं, वो तो अपनी खुशी करेंगे और उनको देख करके आप दुख महसूस करते रह जाओगे। थोड़ा पजल्ड हो गया, छोड़ो, हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो क्या है कि एकाएक वाला तो मैंने कर दिया था, ये अगला, इसका लाभ हम लोग किस रूप में देख सकते हैं? ये बहुत ही एक सेंसिटिव सवाल हो गया कि इसका लाभ हम लोग किस रूप में। पहली बात तो हम लोग दूर दूर तक जाते थे, सेंटर होता था। यहाँ पर क्या है कि हर जिले में कम से कम एक सेंटर तो होगा, ज़्यादा जो हो जाए कम से कम एक सेंटर होगा, यानी कि आपका एग्जामिनेशन ज़्यादा दूर कंडक्ट नहीं किया जाएगा, एक ही संस्था कंडक्ट करवाएगी। तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी के क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, पेपर आउट नहीं होने चाहिए, स्कोर किस तरह से पब्लिश करना चाहिए, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, जो भी हो वो उसकी जिम्मेदारी होगी, किसकी? एनआरए की जिम्मेदारी होगी। लेकिन अब इसका लाभ हमको कैसे मिलेगा? हम लोग जो लॉन्ग लॉन्ग ट्रेवल करते थे, एक ग्रेट ट्रैवल होता था, है ना, मतलब चल गए यहाँ से, अगर बिहार का बच्चा ये यूपी एग्जाम दे रहा है, दिल्ली एग्जाम दे रहा है, दिल्ली का बच्चा कहीं और जा करके एग्जाम दिया जा रहा है, तो वो आपको थोड़ा ट्रैवल बचेगा। दूसरी बात, आप अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए आप फॉर्म भर रहे थे, आपने एसएससी का के लिए फॉर्म डाला प्री के लिए,
आपने रेलवे के लिए भी डाला, तो आपने इसमें भी फॉर्म भरने का पैसा दिया था और रेलवे के लिए भी पैसा भरा था। अगर आप वैसे तो नॉर्मली ऐसे रेलवे वाले बच्चे बैंक का एग्जाम नॉर्मली नहीं देते, लेकिन कुछ बच्चे कॉमन है देते हैं, तो वो अगर कोई बैंक का भी एग्जाम दे रहा होगा तो उसके लिए अलग से फॉर्म डाल रहा होगा, उसकी अलग फीस भर रहा होगा। आपको अलग अलग फॉर्म डालना नहीं है, एक ही एग्जाम है, दूसरा कोई एग्जाम है ही नहीं, सिंगल विंडो। तो आपको एक एग्जाम देना है और एक ही एग्जाम में आपका एकदम क्लियर हो जाना है कि भैया जी मैंने एक बार पैसा भरा, मैंने स्कोर कार्ड ले लिया, अब सीधे मेंस होना है मेरा, मुझे अब अलग अलग प्रीलिम्स नहीं देना। तो आपको फी स्ट्रक्चर में बच जाओगे, आपका ट्रैवल कॉस्ट बच जाएगा, मतलब फी से में सेविंग हो जाएगी, ट्रैवल कॉस्ट बच जाएगा। और तीसरी बात, आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना, कभी किसी का एग्जाम छूट जाता था तो कभी किसी को लगता है यार कौन जाए इतनी दूर, फिर कभी किसी की ट्रेन में भीड़ की वजह से क्लास एग्जामिनेशन मिस हो जाता था। कभी मैं कई एग्जामिनेशन में होता था मेरे साथ कि मेरी तबीयत खराब हो जाती थी कि उस भीड़ में गया और बहुत शोरगुल, बहुत कोलाहल। एक तो अच्छा भी लगता है यार, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ऐसा होता था। तो बउआ इन सभी झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। तो लाभ को हम लोग फिलहाल इस रूप में देख सकते हैं। दूसरी बात कि अगर 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे थे तो उसमें जिसके बीच कंपटीशन होता तो उनकी संख्या 20-25 हज़ार ही होती थी, यानी कि बहुत लोग सिर्फ एग्जाम को देखने के व्यू से जाते थे। मतलब हो सकता है इसके बाद, हो सकता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं वो आगे बोलूँगा, तो हो सकता है इसके बाद आपका एक भीड़ कम हो जाए। इसका नेगेटिव प्रभाव बिल्कुल है, क्योंकि हर 6 महीने में एलिजिबल कैंडिडेट अपना स्कोर कार्ड लेकर के वहां खड़े हो जाएंगे। और अगर हर 6 महीने में सरकार ने वैकेंसी नहीं लाई तो जो भीड़ कम होने की संभावना हम लोग सोच रहे हैं ना, वो कम होने वाली है नहीं, वो भीड़ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हर बच्चा चाहेगा मेरा और बेहतर स्कोर हो, कोई तो 90%, 95%, 98% तक स्कोर ला के बैठा रहेगा। स्थिति ऐसी हो जाएगी तो क्राउड तब भी होगा। इसलिए अगर सरकार हर 6 महीने पर वैकेंसी भी लाती रहे तब तो ये टू गुड, माइंड ब्लोइंग रहेगा। ठीक है, खैर आगे देखते हैं क्या होने वाला है। भविष्य तो मैंने भी नहीं देखा, देखते हैं आगे आगे क्या होता है मेरे दोस्तों। अब अगला है निगेटिव प्रभाव, तो समझ में आ गया कि एक संभावना है। एक है कि आगे सर कैसे पढ़ाई करूं। बउआ आगे पढ़ाई, अगर आपको सिलेबस पता होता तो फिर आगे की पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाती कि हाँ हमको यही पढ़ना है। लेकिन बउआ हमेशा याद रखना, हमेशा अपने नॉलेज के ऊपर फोकस करो। अगर आपका नॉलेज है, आपको किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर नहीं होना, आपको सब कुछ बैलेंस फॉर्म में ऊपर लेके चलना है। कि आपको सिर्फ मैं जीएस पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ जीएस ही आना चाहिए, जी नहीं, आपको बैलेंस में सब कुछ आना चाहिए। आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से सिस्टमैटिक वे में जारी रखो, अपने हर सब्जेक्ट पर ध्यान रखो, ना कि आपका सीईटी होने वाला है पता नहीं क्या होगा, एक डर, दिमाग में कुछ भी मत रखो। बस अपने दिमाग को इसके लिए खुली आज़ादी दे दो कि बस आपको बस अपनी नॉलेज बढ़ानी है और कुछ नहीं। आपका नॉलेज आपका सबसे बड़ा धन है, याद रखना। बुआ अगली बात लेता हूं कि सिलेबस क्या क्या हो सकता है। बुआ मैं चाहता हूं कि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूं। फिलहाल गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि सिलेबस क्या होना चाहिए, लेकिन बुआ मैं अजम्पशन कर सकता हूं, कोशिश करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं इसके अपने अजम्पशन के हिसाब से मैं सिलेबस डाल दूं। आप सब लोग टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल जाओ, वहाँ पर आपको ये PDF के रूप में मिल जाएगा। मैं आज कोशिश करूँगा रात तक भी डाल दूँ। बुआ इसमें जनरल इंटेलिजेंस, मतलब मैं पहले ग्रेजुएट लेवल पे बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएट लेवल पे जनरल इंटेलिजेंस हो सकता है। मैं जल्दी में बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो जनरल इंटेलिजेंस मतलब आपकी रीजनिंग जिसको कहते हो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एक टॉपिक होगा। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस मतलब घटनाक्रम। उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब जैसे मैथमेटिक्स में आपका बैंक का एग्जाम या प्री का एग्जाम होता था, या मैथमेटिक्स का लो दूसरे भाषा में मैथ्स रहेंगे। अब प्रश्न कितने होंगे, 50 के 4 सेक्शन बनेंगे कि 25 के 4 सेक्शन बनेंगे, अभी ये कहा नहीं जा सकता बुआ। जैसे ही कोई एग्जाम होता है तो हम लोगों को इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन भी होगा ग्रेजुएट लेवल वाले में, ये मेरा एजम्पशन है। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो। उसके अलावा मैं 12th लेवल पे आ जाऊं इंटरमीडिएट वाले पर, तो इसमें भी जनरल इंग्लिश होगा, वो भी बेसिक लेवल का। जनरल इंग्लिश होगा वो भी बेसिक लेवल का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा
और इसके अलावा लेकिन रहेंगे बुआ सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस इसमें भी होगा। 10th लेवल वाले में सिलेबस कोई भी हो सकता है आपके क्षेत्रीय भाषा के ऊपर भी हो, आपके 10th लेवल तक की बेसिक सिलेबस से हो, MTS लेवल में जिस तरह का एग्जामिनेशन पूछा जाता है हो सकता है इस लेवल का भी हो। लेकिन बउआ आने वाले समय में हम लोग इसके डिटेल्ड एनालिसिस, कुछ भी जानकारी मिलती है तो के साथ वीडियो के लेकर के आऊँगा। तब तक बुआ अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए और आने वाले किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहिए। मैं अविनाश आपके रास्ते में एक भाई बनकर, एक दोस्त बनकर, एक गार्जियन बनकर, एक टीचर बनकर, जिस रूप में मुझे याद करो मैं हमेशा मिलता रहूँगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। तब तक जय हिंद मेरे दोस्त।